केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा, कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ किसानों की समृद्धि सरकार का लक्ष्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में G20 वृक्षारोपण समारोह को किया संबोधित। कहा, G20 सम्मेलन ने भारत को वैश्विक मंच पर दिलाई खास पहचान। शारदीय नवरात्रि की महानवमी देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा। पीएम ने देशवासियों को दी बधाई। और कैथल जिले में दशहरा से पूर्व निकाली भगवान हनुमान जी की माफी दंडवत परिक्रमा यात्रा। हनुमान जी का रूप धारण किए लोगों ने 40 दिन तक का किया कड़ा तप। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। समारोह में अमित शाह ने NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किया। एक दिवसीय इस संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अन्य विषयों पर मंथन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है। बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 तक 2 करोड़ किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित करने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। यही समय है, सही समय है हम सबके लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, NCEL की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। दिल्ली के नेहरू पार्क में आज G20 वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ G20 के सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत व दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई देशों ने G20 अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता पर खुशी जताई है। G20 सम्मेलन लोगों की अपेक्षा से कहीं बेहतर रहा है। The subject of conversation.
a lot of people were still a little surprised that the G20 could bridge what were strong positions and deep divides. Many other countries also took particular satisfaction at the permanent membership of the African Union in the G20. But overall, there was a sense in global diplomacy, really, that this G20 actually delivered very substantively on what were the most pressing issues of the day, and that quite honestly turned out far better than most people expected. वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की सफलता के लिए असाधारण प्रयास किए हैं। Extraordinary effort which came down from the Prime Minister himself personally. I think the kind level of involvement by a head of state or government, as I said, I spent 40 years in the Foreign Service. I mean, it's truly exceptional. I think the team implemented that, but certain decisions stood out. शारदीय नवरात्रि में महानवमी पूरे देश में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप पूजा से भक्ति, मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर, कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही मां की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। नवमी के उपलक्ष्य में देश भर के मंदिरों में मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। मंदिरों में माता की आरती की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छत्रपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगने लगा। इसी मंदिर में आऊं और हमेशा माता रानी की पूजा करती रहूं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी आते हैं। वो तो लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे। पर यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है। मन को मतलब जो चाहते हैं वो सब मिल जाता है। आज हमने दर्शन किया है माता की। हाँ, अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा था। जो इंसान आता है उसका सारे काम हल हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि हम बता नहीं सकते। सारी उम्र यही सेवा करते हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धिदात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वह देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दें। कैथल जिले में दशहरा से पूर्व हर वर्ष भगवान हनुमान जी की माफी दंडवत परिक्रमा यात्रा निकाली जाती है। श्री राम सेवा समिति कैथल द्वारा आज ढोल ढमाकों के साथ 12वीं हनुमान माफी दंडवत परिक्रमा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नगर वासियों ने शहर के बाजारों व घरों में भव्य स्वागत किया और आशीर्वाद व प्रसाद प्राप्त किया। भगवान हनुमान जी का स्वरूप धारण करने वाले श्रद्धालु 40 दिन की कड़ी तपस्या करते हैं और इस तपस्या के दौरान उनसे कोई भूल ना हो गई हो, इसके लिए हनुमान जी से माफी मांगने के लिए वो ये परिक्रमा यात्रा निकालते हैं। श्री राम सेवा समिति के सदस्य रॉबिन बजाज, कमल बत्रा और कपिल शर्मा ने कहा कि दशहरा से पूर्व हनुमान माफी दंडवत परिक्रमा यात्रा निकालने की ये परंपरा भारत पाक बंटवारे से पूर्व की है। उन्होंने कहा कि कैथल के नगरवासी बड़ी श्रद्धा और उत्साह से इस कार्यक्रम में पूरे सहयोग से भाग लेते हैं। हनुमान जी का स्वरूप धारण करने वाले श्रद्धालु 40 दिन तक कड़ी तपस्या करते हुए मंदिर में जमीन पर सोते हैं और बिना नमक प्याज के भोजन ग्रहण करते हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि हम हनुमान जी से पूरे देश, प्रदेश और कैथल के सभी निवासियों के घरों में सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना करते हैं।
हनुमान जी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी हनुमान जी का स्वरूप बनने वाले श्रद्धालु दशहरे के दिन श्री राम जी की सेना में भाग लेते हुए रावण दहन करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी के स्वरूपों को अपने घरों में आने का निमंत्रण दिया जाता है और वे उनके घरों में जाकर उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। 24 तारीख मंगलवार को हम दशहरा मनाएंगे बहुत धूमधाम से। जिस भी भक्तजन ने हनुमान जी के चरण डलवाने हो, श्री राम सेवा समिति डोगरा गेट के स्थल से आप ट्रेन यात्रा के लिए जो बच्चों से भूल चूक हो जाती है, बड़े बुजुर्ग जिस टाइम इसका पैर छूते हैं तो इनके लिए माफी मांगती है, इसीलिए दंडवत निकाली जाती है। माफी प्रक्रिया होती है कि दशहरे से 2 दिन पहले निकाली जाती है, अष्टमी वाले दिन, और इसमें नगर की परिक्रमा करके माफी मांगी जाती है कि हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसको पहले ही शहर से माफी मांगी। जो टाइम से पाकिस्तान के टाइम से ही चली आ रही है और इसमें पूरा शहर बढ़ चढ़ के भाग लेता है। ये यात्रा हमारे दादा परदादाओं के टाइम से निकलती आ रही है और हमारी श्री राम सेवा समिति इस यात्रा का हमारा 12वां साल है। इसमें जो लड़के हैं वो 40 दिन का व्रत रखते हैं और 40 दिन वो अपने घर में नहीं रहते, दरबार में रहते हैं और वहीं हनुमान जी की दिन रात सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को लेकर भारत वापस लौटी। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। करते हैं, हमारी ये छठी फ्लाइट है 143 जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इजराइल से, और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार की पूरी दारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनके भी यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने फिलिस्तीन को मिस्र के रास्ते से करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सारी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की हर मुश्किल चुनौतियों में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसकी चिंता कर रहे हैं और मुझे और हमारे देश के लिए और विशेष तौर से जो इजराइल से आ रहे हैं जितने भी लोग ऐसे बहुत हुए उन सबके लिए चिंता सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी पूरी तेजी से इसकी देखरेख कर रहे हैं और वो पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूरा कर रहे हैं। देखिए, भारत की इन सारी परिस्थितियों को आपने पिछले समय भी देखा है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भारत की बहुत भूमिका है इसको लेकर के, और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की भी स्थिति है और जितना सहयोगात्मक भारत की ओर से हम मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पहली बार इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं देश के अंदर कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे जो आपस के परस्पर संबंध है उसको भी और थोड़ा मजबूत करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं भारत की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। पलवल जिले में विजयदशमी पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। कारीगर रशीश खान ने बताया कि विजयदशमी के पर्व को लेकर पिछले 1 महीने से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। रावण के पुतले की लंबाई 65 फुट के करीब रखी गई है, वहीं दूसरे पुतलों की लंबाई 5-5 फुट कम रखी गई है। उन्होंने बताया कि वह पुतले बनाने का कार्य कई वर्षों से करते आ रहे हैं और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी उनके बनाए पुतले दहन के लिए पहुंचते हैं। विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
फुट का है, कुंभकर्ण का 55 फुट का है और ये मेघनाथ का 50 फुट का है। ये करीबन 1 महीना होगा जी, रात दिन काम होता है इसमें। दिल्ली गुड़गांव और पलवल और जी राजस्थान तक चले गए हैं, देहरादून भी करा है। भीड़ तो काफी हो जाती है, ये पूरा ग्राउंड घिर जाता है सुभाष चंद्र स्टेडियम में और ये पूरा रोड, ऊपर भी फ्लाईओवर पर पब्लिक रहती है। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। वहीं कारीगर शहाबुद्दीन ने बताया कि वो वर्ष 2016 से पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। बांस की बल्लियों और फटियों से पुतले तैयार करते हैं। इसके बाद उनको अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। त्योहारों से लोगों में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। यहाँ तो हम बना रहे हैं सन 2016 से स्टार्ट है यहाँ। उससे पहले दिल्ली वगैरह बनाते थे अलग। 70 फुट है रावण का पुतला। मेघनाथ कुंभकर्ण के 5-5 फुट की छोटी बड़ी है इनकी। दिल्ली करा है जी और फरीदाबाद करा है, बल्लमगढ़ करा है। भाईचारे में कोई फर्क नहीं है, भाईचारा आपसदारी की बात बढ़िया, खूब बढ़िया। 1 महीना लगता है जी। 9 दिन के नवरात्रों के बाद मंगलवार को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतले दहन किए जाएंगे। फतेहाबाद जिले के गांव नंगल के कारीगर इन पुतलों की ज्यादा बिक्री होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कारीगरों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से पुतले बनाने का काम कर रहे हैं और पूरे उत्तरी भारत से अनेक लोग उनके पुतले बनवाने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के आह्वान पर वो पुतले बनाने में सारे भारतीय सामान का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस पर चाइनीज पटाखों की बजाय इनमें भारतीय पटाखों का प्रयोग किया जा रहा है। कर रहे हैं जो कि पहला मेरे दादा जी फिर मेरे पापा जी हुण असी आप बना रहे हैं। 30-40 पुतले बना चुके हैं जो कि 10 पुतले है जो बाकी है। जो असी सारे ये पुतले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सही जा रहे हैं। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 30-35 ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ 10-15 ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ। पुतले बनवाने आए ग्राहकों ने कहा कि यहाँ के कारीगर बहुत ही कुशल हैं और वे हर वर्ष यहाँ पुतले बनवाने के लिए आते हैं। सारा सामान भी उत्तम क्वालिटी का लगाकर बिल्कुल रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण की शक्लें बनाकर अपनी कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ग्राहकों ने बताया कि वे दशहरे के अवसर पर रावण का दहन करेंगे और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का संदेश आम जन को देंगे। मैंने तो पुतले लाने बाकी पहले इन्हों के फादर साहब भी बहुत वधिया काम करते सी, हुण ये काम करते हैं गुरदास सिंह। तो पहला कम से कम ये मटीरियल भी बहुत वधिया पाते हैं जी। कोई कहने का मतलब भी कोई चाइनीज़ आइटम नहीं ज़्यादा वरतते। बाकी रेट भी बहुत वधिया जी इन्हों का, बहुत वधिया, बहुत सोहने तरीके नाल पुतले बनाते हैं। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਤਲੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਣ, ਜੋ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨ, ਮੇਘਨਾਥ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਤਲੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। गुरुग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगाया जाएगा, जहां पर देश के सभी राज्यों से आई स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं अपनी कला एवं संस्कृति से जुड़े हस्त निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाएंगी। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए अलग अलग राज्यों के लाइव फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। एक प्रकार से इस मेले में आने वाले लोगों को मिनी भारत के दर्शन होंगे, जहां पर अलग अलग राज्यों के लोकप्रिय उत्पादों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहां की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजाना अलग अलग विषयों पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएंगी, ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री करने व मार्केटिंग आदि के स्किल विकसित करके ज्यादा मुनाफा कमा सकें। मेले में आमजन के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खुला रहेगा। सरस आजीविका मेले को लेकर आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव
स्वाति शर्मा ने गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरस मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त प्रयासों से स्वयं सहायता समूह की महिला के जीवन में जो व्यापक बदलाव आ रहे हैं, सरस मेला उसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अभी देश की कुल 9.7 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिसे जल्द ही 10 करोड़ की संख्या के पार ले जाने का लक्ष्य है। सरकार का प्रयास है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें सही समय पर निर्धारित मात्रा में फंड उपलब्ध करवाए जाएं। हम काम ये कर रहे हैं कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड के साथ साथ वो कैसे अपने प्रदेश से, अपने राज्य से, अपने ब्लॉक से, अपने देश से बाहर एक ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग कर सकते। उसके लिए जो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया कि जो B2B और B2C है, जो कस्टमर्स के साथ भी जो बिजनेस हैं, आपस में बिजनेसेस हैं, उसमें इनके ट्रेनिंग सेशंस, इनके जो हुनर हैं, उनके लिए हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमने ऐसी एजेंसीज के साथ बात की है, हमने जो ई-मार्केटिंग पोर्टल्स किए हैं, ई-कॉमर्स का जो पोर्टल है, अमेजॉन के साथ टाई अप है, फ्लिपकार्ट के साथ है, मीशो के साथ है, हम जियो मार्ट के साथ अभी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी ई-कॉमर्स का अपना जो हमारा ई-सरस का पोर्टल है, इनके थ्रू हम अपने जो दीदियों का के उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, उनको एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। सर्दी शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा भी जहरीली होने लगी है। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण के कारण आसमान में धुएं के बादल छाए रहे, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई और वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में रही। इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। आज वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 306 मापा गया, जबकि कल रविवार को ये 302 था। दिल्ली में इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, नेहरू पार्क और 3 मूर्ति मार्ग में कोहरे की घनी परत छाई रही। दिल्ली में कुल वायु गुणवत्ता खराब से और बहुत खराब श्रेणी में आ गई। दिल्ली के मुकाबले मुंबई में स्थिति कुछ बेहतर रही, जहां AQI दिल्ली से कम था, लेकिन यह कुछ इलाकों तक ही सीमित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिकेट विश्व कप मैच में कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को मिली जीत पर उन्हें जीत की बधाई दी है। इस विश्व कप में अब तक भारतीय टीम की ये लगातार 5वीं जीत है और अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा, ये एक शानदार प्रयास था जिसमें सभी ने योगदान दिया। मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम का समर्पण और कौशल अनुकरणीय था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली की सराहना करते हुए कहा कि उनके शानदार प्रदर्शन के कारण ही देश को ये जीत मिली। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय टीम को न्यूजीलैंड पर जीत हासिल करने पर बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में जीत का ये सिलसिला जारी रहे तथा तीसरी बार भारत विश्व विजेता बने, ऐसी कामना करते हुए सभी को अनंत शुभकामनाएं। चीन में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार शुरुआत की है। भारत ने पुरुषों के हाई जंप T63 में पहले 2 स्थान हासिल किए। इस इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहे। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता। पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के प्रणव सूरमा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं धर्मवीर ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अमित कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की पैरा कैनोइंग में भारत की प्राची यादव ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेवाल ने भारत को पहला रजत पदक दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के पैरा गेम्स में देश के लिए पहला पदक जीतने वाली प्राची यादव को बधाई दी। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में पीएम ने लिखा, प्राची यादव ने एशियन पैरा गेम्स में पहला पदक हासिल कर भारतीय खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। पैरा कैनोइंग महिला VL2 फाइनल में उल्लेखनीय रजत पदक जीतने पर प्राची को बधाई। उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने पूरे देश को गौरव प्रदान किया है।
स्वदेशी और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ ही भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल ने गति पकड़ ली है। इस परियोजना के तहत मेक इन इंडिया योजना ने रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र को बदल दिया है। सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप और एमएसएमई के समर्थन के साथ 2025 तक रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में $25 अरब का कारोबार हासिल करना है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना अधिकतम स्वदेशीकरण पर जोर देती है और बाजार में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देती है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना शुरू की, जो भारत में विनिर्माण इकाइयों और संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करते हुए निर्यात को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों में से एक भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत ने जब आयात किए जाने वाले रक्षा उपकरणों को अपने ही देश में बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र पर फोकस किया, तो नतीजे जमीन पर नजर आने लगे। भारत रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन गया। पिछले वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर 16,000 करोड़ रुपए पर रहा, जो कि 2016-17 के बाद से 10 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज कर रहा है और निवेश का एक आकर्षक अवसर बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। भारत सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए फोकस क्षेत्र बताया है और 2025 तक $25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने के लक्ष्य तय किए हैं। भारत में लगभग 194 रक्षा तकनीक स्टार्टअप्स हैं, जो देश के रक्षा प्रयासों को सशक्त बनाने और समर्थन करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान तैयार कर रहे हैं। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे करीब 2 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत सरकार देश के भीतर रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। स्वदेशी उपकरणों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उनकी एक सूची जारी की है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए इन वस्तुओं को बनाने की अनुमति प्राप्त करना आसान हो गया है। साथ ही एफडीआई से विदेशी कंपनियों का भारतीय रक्षा उद्योग में निवेश सरल बनाया गया है। भारत के पास एक बड़ा रक्षा उद्योग है और रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। रक्षा क्षेत्र में लगातार आती तकनीकी उन्नति और सरल सरकारी नीतियां इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षक बनाती हैं। वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही 3 बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी डालने पर विचार करेगा। इन कंपनियों में पूंजी उनके चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल 3 कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की थी। इनमें कोलकाता स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को सबसे अधिक 3,700 करोड़ रुपए दिए गए थे। इनके अलावा दिल्ली के ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 1,200 करोड़ रुपए और चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की गई थी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।